महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल अचानक से तेज हो गई है क्योंकि एक ही दिन में बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बयानों ने अटकलों को बढ़ा दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी की अगली सरकार की ताजपोशी पिछले साल की तरह दिन निकलने से पहले नहीं बल्कि सही समय पर होगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि मौजूदा विकास आघाड़ी सरकार से जनता नाराज है, लिहाजा उनकी सरकार गिरने के बाद बीजेपी सरकार बनाएगी। आता तुम्हाला ज्यावेळेस पाहायला मिळेल त्यावेळेस पहाटेचं पाहावं लागणार नाही, योग्य वेळेचं तुम्हाला पाहायला मिळेल। येत आहे बाहेर येत आहे। मी असं सांगितलं होतं की त्याच्यावर एक पुस्तक लिहून ते चाललंय। तुम्ही आठवण करून दिली म्हणून मला असल्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या नसतात। दरअसल फडणवीस ने पिछले साल अचानक सुबह सुबह सरकार बनाने का ऐलान कर चौंका दिया था, क्योंकि 23 नवंबर 2019 को फडणवीस ने एनसीपी नेता अजीत पवार के समर्थन से सरकार बनाई थी। हालांकि उनकी सरकार 80 घंटे ही चल पाई, इसीलिए इस बार कह रहे हैं कि सही समय पर शपथ लेंगे। उधर फडणवीस के बयान से पहले सोमवार को ही केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने औरंगाबाद के एक कार्यक्रम में कहा था कि बीजेपी अगले 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारी भी की है। तुम्ही असं समजू नका की परत सरकार येत नाही, सरकार येणारे 2-3 महिने नाही, लक्षात घ्या। 2-3 महिन्यांना सरकार येणार आहे आणि कसं येणार आहे हे जर तुम्हाला पाहिजे बाहेर निघून प्रेशर बसले तुम्हाला काय। एक ही दिन में बीजेपी के दो नेताओं के सरकार बनाने के बयानों ने अटकलें बढ़ा दी हैं, लिहाजा महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल अचानक तेज हो गई। महाराष्ट्र की धृतराष्ट्र के भांति रावण राज चलाने वाली ये सरकार, ये 3 दिलों की सरकार, इसे किसी को गिराने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप मन मुटाव के कारण, आपसी झगड़े के कारण गिरेगी। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि उनकी सरकार बाकी के 4 साल पूरे करेगी। 3 दिन की सरकार बनी थी, उसकी आज पुण्यतिथि आपको मालूम है, जो 3 दिन की सरकार बनी थी उसकी आज पुण्यतिथि। 3 दिन पहले बनी थी, आज के दिन मर गई। तो ये 3 दिन 30 दिन वाली बात छोड़ दीजिए, ये सरकार पूरे 4 साल पूरी करेगी। 1 साल हो गया सरकार को और 4 साल पूरी करेगी। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, दोनों को बहुमत भी मिल गया था, लेकिन सीएम पद को लेकर शिवसेना का बीजेपी से टकराव हो गया। लंबी कश्मकश के बाद शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लिहाजा बीजेपी तब से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और वो सरकार बनाने का कोई मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती। इधर बीजेपी नेताओं को जवाब देते हुए एनसीपी चीफ शरद पवार ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि राव साहब दानवे ज्योतिषी भी हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस पर पवार ने पलटवार किया कि जब से सत्ता गई है वो अस्वस्थ हो गए हैं, तभी इस तरह की बातें कर रहे हैं। जाणकार म्हणून त्यांचा परिचय नव्हता, पण तो परिचय त्यांनी करून दिलेला आहे। पण सामान्य माणूस बरोबर असल्याच्या नंतर पूर्वला ज्योतिषाचं काही चालत नाही। कसं आहे, जे सत्ता गेल्याच्या नंतर त्रास होतो मी समजू शकतो, आणि त्या त्रासाच्या फुटी, उद्वेगाच्या फुटी अशा प्रकारचे शब्द। ओडिशा के नयागढ़ के एक शख्स और उसकी पत्नी ने विधानसभा के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। उनका आरोप है कि उनकी 5 साल की बेटी के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद दोनों ओडिशा विधानसभा के सामने पहुंचे। इस बीच महिला ने छिपाकर लाई मिट्टी के तेल से भरी बोतल अपने ऊपर उड़ेल ली और खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगी। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से महिला को काबू में कर लिया गया और उससे केरोसिन की बोतल और माचिस जब्त कर ली गई। दंपति की पहचान अशोक साहू और सौदामिनी के तौर पर हुई है, जिनका आरोप है कि उनकी 5 साल की बेटी का अपहरण 10 जुलाई को कर लिया गया था। इसके बाद उन्होंने नयागढ़ सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 हफ्ते बाद उनकी बेटी का शव घर के पीछे फेंक दिया गया, जिसमें उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और गुर्दे निकाल लिए गए थे।
इतना ही नहीं, पीड़ितों का दावा है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में है, क्योंकि मुख्य आरोपी दबंग है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 26 अक्टूबर को आरोपियों ने उन पर हमला किया, क्योंकि उन्होंने शिकायत वापस लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि पुलिस ने 10 लोगों को हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरठ में एक नवजात बच्ची कूड़े के ढेर में पाई गई। बताया गया कि नवजात का जन्म महज एक दिन पहले ही हुआ था, जिसे किसी ने कूड़े के ढेर में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। लिहाजा देखिए कैसे शताब्दी नगर में राहगीरों ने जैसे ही बच्ची के रोने की आवाज सुनी, वैसे ही उन्होंने सीमेंट की बोरियों से बच्ची को बाहर निकाला। अरे भाई छोटा ही बेचारा, सीधा करो अबे निकाल ले यार, पकड़ ले उसे। अरे पकड़ ले यार, पकड़ ले। लड़के आई देखिए लड़की आई है, काजी बच्चा अभी तो कैसे माँ बाप है, आई है, कैसे माँ बाप है? हाँ लड़की है, लड़की है, कैसे माँ बाप दुश्मन है। आई है, देखो तो इसके बाद एक दिन की इस नवजात को महिला चिकित्सालय डफरिन की चाइल्ड केयर यूनिट में भर्ती करवाया गया, जहां बच्ची का ख्याल रखा जा रहा है। पहले उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। हालांकि अब अच्छी खबर यह है कि ऑक्सीजन हटा ली गई है और नवजात को वार्मर में रखा गया है। लिहाजा अब नवजात बच्ची खतरे से बाहर है। इस बच्ची का यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर चल रहा है। बच्ची फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। खुद जो जिला महिला अस्पताल की SIC हैं डॉक्टर मनीषा अग्रवाल, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार रात से मॉनिटरिंग कर रही हैं। डॉक्टर अमर सिंह गुंजियाल हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो भी लगातार इस बच्ची की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जिस कंडीशन में बच्ची आई थी तब से लेकर अब तक बच्ची की क्या स्थिति है और बच्ची पहले से कितनी बेहतर है। मैडम, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि किस कंडीशन में आई थी ये बच्ची? बच्ची जब यहाँ लाई गई थी तो बच्ची की हालत सही नहीं थी और बच्ची को कूड़े के ढेर पर 2 बैग में बंद करके डाल दिया था। तो भगवान की कृपा से इसकी सांस चल रही थी और ये जब यहाँ लाई गई है तो इसको यहाँ पर भर्ती कर लिया है। इसको साफ सफाई करके और इसका जो प्राइमरी बेसिक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है वो हमने चालू कराया है। तो बच्ची अब आप देख रहे हैं कि खतरे से बाहर है। इस बीच एहतियात के तौर पर बच्ची की कोरोना जांच भी कराई गई, जो नेगेटिव आई है। कुल मिलाकर इस घटना ने मानवता को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। उम्मीद है कि इंडिया न्यूज पर इस खबर को देखने के बाद उन माँ बाप का कलेजा पसीजेगा जो इस तरह फूल सी बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंक कर चले गए। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले तेज बहादुर को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले BSF के पूर्व जवान तेज बहादुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द होने के मामले में दायर याचिका को रद्द कर दिया है। देश में कोरोना की जांच के लिए पूरे देश में एक समान कीमत करने के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की कीमत को 400 रुपए करने को लेकर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इंटास फार्मास्यूटिकल्स ने रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली पेटेंटेड थाइमोटास दवाई लॉन्च की है। ये दवाई कोविड-19 के इलाज में सहायक होगी। थाइमोटास एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोमोड्यूलेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करती है और संक्रमण से लड़ती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ लोगों ने मानसिक रूप से कमजोर एक महिला को खंभे से बांध दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला बाल विकास विभाग ने महिला को आजाद करवाया। छत्तीसगढ़ में पखांजूर के रावघाट में सोमवार को मारे गए 3 नक्सलियों से बरामद हथियारों को लेकर खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया है कि जो हथियार बरामद किए गए हैं वो 2018 में पुलिस से छीने गए थे। इसमें X95 राइफल भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के कीटगंज इलाके में एक युवक हाई वोल्टेज बिजली के टावर पर चढ़ गया। इस वजह से मौके पर हड़कंप मच गया। युवक के टावर पर चढ़ने की वजह पता नहीं चल पाई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की प्रथम महिला सविता कोविंद के साथ एयर इंडिया 1 B777 की पहली उड़ान में सफर किया। इससे पहले राष्ट्रपति ने एयर इंडिया 1 B777 की विधि पूर्वक पूजा की। बाद में वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति के लिए रवाना हुए।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय के राजनयिक एंटनी ब्लिंकन को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। शेयर बाजार मंगलवार को अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 445 अंक उछलकर 44,523 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 128 अंक ऊपर 13,000 के आंकड़े को पार कर गया और 13,055 पर बंद हुआ। कोविड महामारी एक बार फिर देश भर में तेजी से पैर पसार रही है। खासकर दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में हालात काफी तेजी से बिगड़ रहे हैं। इससे चिंतित प्रधानमंत्री मोदी ने अब कमान संभाली। पीएम ने आज सबसे ज्यादा कोरोना राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और हालात पर चर्चा की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के हालात के मामले में भारत की स्थिति कई अन्य देशों से बेहतर है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वो देश को एक बेहतर वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका वक्त तय नहीं है, ये वैज्ञानिकों के हाथ में। इस बैठक में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा समेत कई राज्यों ने कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना की वैक्सीन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कब आएगी ये तो तय नहीं है, क्योंकि ये अभी वैज्ञानिकों के हाथ में है। मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि इसे आम लोगों तक पहुंचाना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। साथ ही उन्होंने लोगों को कहा कि कोविड को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने दी। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं, आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। दिल्ली में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार चौथे दिन 100 के पार चली गई। मरीजों की संख्या में भी लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में मरीजों का समय रहते इलाज करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान केंद्र सरकार से 10,000 आईसीयू बेड की मांग की है। उन्होंने प्रदूषण के चलते बिगड़े हालात में पीएम से दखल देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पराली जलाने वाले राज्यों पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। केजरीवाल ने पीएम को बताया कि 10 नवंबर को 8600 नए मामले सामने आए थे, लेकिन अब इसमें गिरावट का रुख जारी है। केजरीवाल ने भरोसा जताते हुए कहा कि हालात पर काबू पा लिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण इस बार कोई शाही बारात नहीं होगी, बल्कि हर बारात साधारण तरीके से निकलेगी, क्योंकि यूपी में नई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक शादी समारोह में बैंड पार्टी को लेकर स्थिति साफ नहीं है। यानी बैंड बजा सकते हैं या नहीं, इस पर बैंड वाले भी फिलहाल असमंजस में हैं। क्या करेंगे आप? अब तो प्रतिबंध लग ही चुका है। कल आप ब्रजेश पाठक जी कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के, उनसे मिले तो क्या लग रहा है? उन्होंने कहा तो है, ब्रजेश पाठक जी ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि बैंड बजाने पे, डीजे बजाने पे कोई रोक नहीं है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अच्छे से काम करिए, कोई पाबंदी नहीं है शासन द्वारा। ये लिखित में भी हमारे पास एक कागज है
ये देखिए श्री राजेंद्र कुमार तिवारी मुख्य सचिव, उनका लिखा हुआ कागज है और ये 30 नवंबर तक के लिए मान्य है। हार्डलाइन मैंने जो हाइडलाइनर लगा रखा उस पर सब कुछ लिखा हुआ है कि मतलब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और दिशा निर्देश के हिसाब से आप काम करिए। ये भी लिखा है डीजे नहीं कर सकते, अगर हम दूसरे बंदे पर जाए तो ये भी बंद है, डीजे वगैरह को बंद कर रखा है। नहीं, डीजे बंद नहीं है सर, बैंड है, बजा सकते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो फिर क्या दिक्कत है, वो बजा सकते हैं तो क्यों मिले? कुछ न्यूज़ में कुछ लोगों में मतलब भ्रांतियां फैली हुई है कि अब जैसे कि टेलीविजन के सामने आप बैठ जाइए तो एक न्यूज़ कहता कि डीजे बजेगा, एक न्यूज़ कहता डीजे नहीं बजेगा, तो ये कंफ्यूजन जो पब्लिक में क्रिएट हो रही है उससे असमंजस हो गया है। मतलब क्या बताया ब्रजेश पाठक जी ने कि आपके बैंड बाजा निकल सकता है? हाँ, बैंड बाजा निकल, जो 200 बाराती थे वो 100 बाराती हो गए और बैंड बाजा और डीजे पे कोई रोक नहीं है। आप लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है बस। हाँ, कोई समस्या ही नहीं फिर आप? कोई समस्या नहीं, लेकिन पब्लिक तो डरी हुई है। शासन द्वारा एक नोटिफिकेशन अगर आ जाए कि शादी बारातों में आप यथा स्थिति बना के रखिए जैसा था और सोशल डिस्टेंसिंग आप पालन करिए ताकि आपकी वजह से या किसी दूसरे की वजह से कोई बीमार ना हो। ये हम भी चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं और सब लोग यही चाहते हैं। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज 9 महीने से हम लोग चुपचाप बैठे हुए ये उम्मीद करके कि अब थोड़े दिन की सालागार है उसको गा बजा के। इजाजत है लेकिन जानकारी नहीं है, लोग को डरे हुए हैं, या पता नहीं चला। बिल्कुल सही बात है। चलिए बढ़िया है। तो इनका ये कहना है कि एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा है कि बैंड बाजा बज सकता है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्योंकि जो ब्रजेश पाठक कानून मंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इनको कहा है कि आप बैंड बाजा निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। कोरोना प्रोटोकॉल जो भी है, कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करिए। एक बच्चे का बाल कटवाते हुए मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर एक बच्चे का क्यूट वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखकर आप भी हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों की कटिंग कराने में माता पिता के पसीने छूट जाते हैं। बच्चे कुर्सी पर बैठते ही चीखने लगते हैं और बालों पर कैंची नहीं चलाने देते। यहाँ भी बच्चे ने रोते हुए कटिंग कराई, साथ ही नाई को धमकियां भी देता रहा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा कुर्सी पर बैठकर रो रहा है और नाई उसके बाल काट रहा है। जैसे ही नाई ने उसके बालों को काटने के लिए पकड़ा तो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे ज्यादा क्यों कर रहे हो, ज्यादा मत करो। अरे यार मैं मारूंगा तुमको। मैं तुम्हारी कटिंग करूंगा, मैं बहुत बड़ा हूँ। तो देख तुम, मैं कटिंग करने नहीं दूंगा। अक्सर देखा जाता है कि जब सॉफ्ट ड्रिंक खोलने के लिए ओपनर नहीं मिलता तो लोग दांत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को सिर से बोतल का ढक्कन खोलते देखा है? शायद नहीं। लेकिन आंध्र प्रदेश के एक शख्स ने ऐसा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक शख्स ने 1 मिनट में 68 बोतल के ढक्कन को सिर से खोलकर ये रिकॉर्ड बनाया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। 50 seconds. 5, 4, 3, 2. कार पार्क करना सबके बस की बात नहीं होती। कार पार्किंग में तब और मुश्किल होती है जब आपके पास पोर्श स्पोर्ट्स कार हो जो पलक झपकते ही रफ्तार पकड़ लेती है। सोशल मीडिया पर कार की पार्किंग का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कार का ड्राइवर कार को पार्क करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही वो गलती से कार के ब्रेक की जगह रेस पर पैर रख देता है और पलक झपकते ही कार सामने खड़ी कार को टक्कर मारते हुए पास ही खड़ी एक दूसरी कार के ऊपर जाकर पार्क हो जाती है। सपना चौधरी ने हाल ही में बेबी को जन्म दिया है, जिसके चलते वो कुछ वक्त तक स्टेज से दूर भी रही थी। पर अब वापसी का ऐलान करते हुए सपना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक डांस वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सपना चौधरी हरियाणवी गाने पर लाल सूट पहनकर डांस कर रही हैं। सपना के इस डांस वीडियो को सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया है, क्योंकि यूपी में लव जिहाद के खिलाफ अब कानून बन गया है, अध्यादेश पास हो गया है।
यूपी कैबिनेट में पास हुए लव जिहाद अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वालों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर 1 से 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अध्यादेश के मुताबिक दूसरे धर्म में शादी करने पर अब डीएम की इजाजत लेनी होगी। इसके लिए शादी से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा। बिना अनुमति लिए शादी करने का, धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल के साथ साथ 10,000 के जुर्माने का भी प्रावधान इस अध्यादेश में रखा गया है। इसके अलावा सामूहिक रूप से गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहां 10 साल तक की सजा हो सकती है, वहीं 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी इस पर देना पड़ सकता है। और इस बीच यूपी सरकार ने कहा है कि कानून से लव जिहाद पीड़ित महिलाओं को इंसाफ मिल सकेगा, तो विपक्ष ने लव जिहाद के नाम पर योगी सरकार के ऊपर सियासत करने का आरोप लगा दिया। हम हिंदू है, शादी हो गई, शादी के 3 महीने बाद पता चलता है कि वो इस्लाम धर्म में उनको कन्वर्ट करा जा रहा है। तो ये सब चीजें आई हैं, तो इसलिए कानून होना चाहिए। कोर्ट ने भी कहा है, अन्य कोर्ट भी बोल चुके हैं। तो उसके लिए आज हम लोग एक अध्यादेश लेकर आए हैं और इससे जो कानून है उसको ताकत भी मिलेगी और इस प्रकार के जो छल कपट करते हुए, बल का इस्तेमाल करते हुए, प्रलोभन देते हुए जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई हुई। कि अगर 2 एडल्ट आदमी अपनी मर्जी से शादी करते हैं, तो चाहे वो 2 अलग अलग धर्मों के हों या 2 अलग अलग जातियों के हों या 2 अलग अलग मुल्कों के हों, उनकी शादी उनका प्राइवेट राइट है और इसको उच्चतम न्यायालय भी मान चुका है और उच्च न्यायालय भी मान चुका है। अभी जो 11 नवंबर को उच्च न्यायालय का फैसला आया है, जिसमें सिंगल जज के फैसले को उन्होंने कुलदन किया है, उससे भी माना गया है। इससे पहले लव जिहाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना हर किसी का मौलिक अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हो। हाईकोर्ट के इस फैसले पर जाने माने वकील रजनीश कुमार ने कहा कि कोर्ट ने कानून के हिसाब से फैसला सुनाया है। अब कानून ने तो अपना काम कर दिया है, अब सरकार इस पे आगे क्या करती है ये देखने वाली बात है। अब कोर्ट का फैसला तो उन्होंने अपने कानून के हिसाब से फैसला दिया हुआ है, उसमें कोई ना गलत है ना कोई बुराई है। देश के दक्षिणी राज्यों में निवार तूफान का खतरा नजदीक आता जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में तूफान बड़ी तेजी के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और इसके कल तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्र के तटों से टकराने का अनुमान जताया जा रहा है। चेन्नई में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। चेन्नई में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निवार साइक्लोन उत्तर पश्चिम की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसके 25 नवंबर की दोपहर तक तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराने का अनुमान है। इसके खतरे से बचने की पुख्ता तैयारी की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम पुडुचेरी पहुंच चुकी है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 35 से 40 जवानों वाली 30 टीमें बनाई गई हैं। कैबिनेट सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जो कि हाईएस्ट एग्जीक्यूटिंग बॉडी है और उस बैठक में जो रणनीति है इस साइक्लोन के मद्देनज़र, तो उसका साइक्लोन निवार इसका नाम रखा गया और साइक्लोन निवार के परिप्रेक्ष्य में जो भी तैयारियां उसकी समीक्षा की गई और तैयारियों को आगे बढ़ाने की बात कही गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की सरकारों ने इस साइक्लोन का सामना करने के लिए प्लान बना लिया है। केंद्र सरकार ने भी हालात पर बैठक की और संबंधित राज्य सरकारों को हालात से बेहतर तरीके से निपटने का निर्देश दिया है ताकि जान माल के नुकसान से बचा जा सके। मौसम विभाग ने भी साइक्लोन के खतरे से अलर्ट किया है। और टाइडल वेव भी होता है, स्ट्रांग विंड में जो होता है समुद्र का ज्वार जो होता है वो आएगा 1 मीटर है। और मे ऑल्सो हेवी वी हैव गिवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलरली नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु। कल सुबह से शुरू हो जाएगा, 25 से 30 सेंटीमीटर रेन होगा और सिस्टम लैंडफॉल कल शाम को करने के बाद फिर उत्तर पश्चिम दिशा से जाएगा। और बहरहाल समंदर में तेज लहरें उठी हैं और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ बारिश ने निवार साइक्लोन के संकेत दे दिए हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के घर पर ईडी ने छापेमारी की। मुंबई से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने छापेमारी की। इस मामले में सरनाइक के बेटे विहंग को हिरासत में ले लिया गया। वहीं दूसरे बेटे के घर पर भी छापेमारी की गई।
लव जिहाद पर बहस के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना मौलिक अधिकार है, इसीलिए दो वयस्कों को हिंदू मुसलमान की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के आकाश नगर में जीडीए ने एक 3 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बताया कि इमारत अवैध रूप से बनाई जा रही थी। देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी ने मौजूदा स्थिति और वैक्सीन की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी भी मौजूद थे। चीन ने एलएसी के पास डोकलाम के करीब एक गांव बसा लिया है। सूत्रों के मुताबिक चीन यहां सैनिक गतिविधियां बढ़ा रहा है। इसके अलावा भूटान की सीमा में 2 किलोमीटर अंदर तक चीन घुस आया है। अमेरिका में चुनाव नतीजे साफ होने के करीब 20 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक न तो औपचारिक तौर पर हार स्वीकार की है, न ही प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन को जीत की बधाई दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक पर शिकंजा कस दिया है। आपको बता दें कि उन पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच में ईडी ने उनके आवास और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के बाद ईडी उनके बेटे विहंग सरनाईक को पूछताछ के लिए अपने साथ भी ले गई। विहंग सरनाईक को ईडी मुंबई में उनके पिता के एक दूसरे आवास पर अपने साथ ले गई थी। ईडी ने मुंबई और ठाणे में सरनाईक से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की। सिक्योरिटी देने वाली एक कंपनी से जुड़े प्रमोटर्स और उनसे जुड़े लोगों पर यह छापेमारी की जा रही है। शिवसेना ने मोदी सरकार पर सरनाईक को टारगेट पर लेने का आरोप लगाया। एनसीपी नेता शरद पवार ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग अपने विरोधियों के खिलाफ करना अच्छी बात नहीं है। आज महाराष्ट्र की हुकूमत 1 साल हो गया, फिर भी हाथ में आने की कोई स्थिति नहीं है। इसका पता करने के बाद जो अपने हाथ में अधिकार है नेशनल लेवल का, यह अधिकार का ये गैर इस्तेमाल है, दूसरा कुछ नहीं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और रोहिंग्या समेत तमाम मुद्दों पर अपनी भड़ास निकाली। बीजेपी से कह रहा हूं कि जो भी आज स्टेटमेंट दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर से बोल रहा हूं, ये बात सच है कि चीन की फौज लद्दाख में दिप्सांग प्लेन इलाका है, वहां पर चीन की पीएलए, वो आर्मी का नाम है, 970 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। मिस्टर मोदी वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, मुंह से चीन का नाम नहीं लेंगे, वहां से निकालने की बात नहीं करेंगे, और इनके बाकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए, हमारे को बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक है। आपकी हुकूमत है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, इतने कमजोर है वो अमित शाह, इतने वीक हैं। कितने पाकिस्तानी है बताओ? कल 24 घंटे तक तुम्हारे को टाइम दे रहा हूं, बताओ कितने पाकिस्तानी हैं? निकालो, बताओ, लिस्ट बताओ हमको। याद रखो, हैदराबाद की सरजमीन पर जो कोई बसता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारत का बाइज़्ज़त शहरी है। यहां पर कोई पाकिस्तानी नहीं रह सकता, न हम रहने देते उनको। मगर बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखा सकते। अब क्या समझ रहे? ओ डरा के करूंगा, बादशाह डराएंगे ना तो हम भी डरा सकते हो। गए दुनिया, जमाना चला गया लुंगी उठा के दिखाने का जमाना। हाँ, जम्मू कश्मीर में बड़े जमीन घोटाले से एक एक कर पर्दा हटता जा रहा है। इसमें 25,000 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है, जिसे रोशनी जमीन घोटाले के नाम से जाना जा रहा है। इस घोटाले में जम्मू कश्मीर के कई मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी समेत कई रसूखदार नेताओं का नाम सामने आ रहा है। इस घोटाले में पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब दरबो, उनके रिश्तेदार शहजादा बानो, एजाज हुसैन और इफ्तिकार दरबो के नाम भी सामने आए। मामले में कांग्रेस नेता के अमला पर भी इस घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे हैं। ये एक्ट प्रभावशाली लोगों के जरिए सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण को नियमित करने के लिए बनाया गया था। 2001 में जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001 लोगों को राज्य भूमि का मालिकाना हक देने के लिए पारित किया गया था, जो ऐसी भूमि पर काबिज थे। इसी एक्ट के आड़ में जम्मू कश्मीर में सैकड़ों एकड़ महंगी जंगल और राज्य की जमीन पर अवैध रूप से इन प्रभावशाली नेताओं, व्यापारियों, नौकरशाहों और न्यायिक अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण और कब्जा कर लिया गया था।
रोशनी अधिनियम के तहत प्रस्तावित किया गया था कि साल 1990 तक प्रचलित बाजार दर के बराबर लागत के भुगतान पर 1990 तक अनाधिकृत रूप से राज्य की भूमि पर कब्जा रखने वाले लोगों को मालिकाना हक दे दिया जाए। 1999 के पहले जो सरकारी जमीन थी उसे गरीब तबके के लोगों को नियमों के मुताबिक जमीन उपलब्ध कराने के लिए रोशनी एक्ट बनाया गया था। इसका दूसरा इस्तेमाल पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना था ताकि उसे जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट में लगाया जा सके। वक्त वक्त पर इसमें संशोधन किया जाता रहा। राज्य में सरकारें इसे बदलती रहीं और लगातार नेताओं को फायदा उठाने का मौका दिया जाता रहा। पहला संशोधन 2004 में मुफ्ती सईद सरकार ने किया था। इसके बाद 2007 में गुलाम नबी आजाद की सरकार के दौरान कानून में फिर से बदलाव किया गया। वहीं मुफ्ती सईद सरकार ने कट ऑफ डेथ 1990 से बढ़ाकर 2004 तक कर दिया और बाद में गुलाम नबी आजाद की सरकार ने इसे बढ़ाकर 2007 कर दिया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि अलग अलग राज्य सरकारों ने रोशनी एक्ट में बदलाव किया और इसका नेताओं, नौकरशाहों और रसूखदार लोगों ने जमकर फायदा उठाया। जम्मू कश्मीर में रोशनी घोटाले को लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर शायराना तंज कसा है। सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। कब्जा करने वाले, हड़पने वाले, ये कुछ लोगों की गैंग जो लगातार इस राज्य के संसाधनों को भी लूटते रहे और जब वहां से भी मन नहीं भरा लूटने से तो सरकारी और वन भूमि पर कब्जा कैसे करना है, उसको वैध और अवैध तरीके से अपना कैसे बनाना है, उसके लिए कानून कैसे पारित करने हैं और कानूनों के माध्यम से उस जमीन पर लीगली अपना कब्जा कर लेना है। बड़े संयोजित ढंग से जम्मू कश्मीर के राज्यों को वर्षों तक लूटा गया। भारत ने चीन के 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार ने चीन के अलीबाबा, मैंगो टीवी समेत 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह से अब तक कुल 267 ऐप बैन किए जा चुके हैं। इन ऐप्स पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ काम करने का आरोप है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने कंगना और रंगोली को 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस को इस बीच कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश भी दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रैक्टर को दूध की गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन सभी की मौत हो गई। पंजाब में लुधियाना के मयूर विहार इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी, बेटे, बहू और पोते की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी और फरार हो गया। भागने की हड़बड़ी में उसकी कार एक दीवार से टकरा गई और उसमें आग लग गई। बिहार के जहानाबाद के घोसी थाना इलाके में एक शख्स ने नीतीश कुमार के फिर से सत्ता में आने पर अपनी एक उंगली काट ली। अनिल शर्मा ने मन्नत मांगी थी कि फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने पर वो अपनी एक उंगली काटकर भगवान को चढ़ा देगा।